11 अप्रैल 1970 जब नासा अपना अपोलो 13 मिशन लॉन्च करता है। यह मिशन अपोलो 11 और अपोलो 12 के बाद इंसानों को चांद पर ले जाने वाला नासा का तीसरा मिशन होने वाला था। इस मिशन में शामिल थे 3 एस्ट्रोनॉट्स जो चांद पर अपने कदम रखने के लिए बड़े ही उत्साहित थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। इस मिशन के शुरू होने के 3 दिन बाद जब यह स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,30,000 किलोमीटर दूर था, अचानक ही इसमें एक ब्लास्ट होता है। इन्हें पता चलता है कि इनके स्पेसक्राफ्ट में मौजूद 2 ऑक्सीजन टैंक में से एक टैंक ब्लास्ट हो चुका है और दूसरा टैंक भी बड़ी स्पीड से लीक हुए जा रहा है। इस ब्लास्ट की वजह से पूरा स्पेसक्राफ्ट अपना कंट्रोल भी खो देता है और अपना रास्ता भटक जाता है। धीरे धीरे ये एस्ट्रोनॉट्स हमारी धरती से इतनी दूर चले जाते हैं जो कि एक रिकॉर्ड बन जाता है। इंसानों को लेकर आज भी कोई स्पेसक्राफ्ट इतनी दूर नहीं जा सका है। अब चांद पर उतरना तो दूर की बात है, इनके सामने एक बड़ा सवाल होता है कि अब इनके साथ आगे क्या होगा। क्या ये कभी धरती पर लौट भी पाएंगे या नहीं? तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपोलो 13 की इस खौफनाक घटना को। दोस्तों, नासा ने चांद पर इंसानों को भेजने के लिए अपोलो मिशन की शुरुआत की थी। अपोलो मिशन अमेरिका और नासा का बहुत ही जरूरी मिशन रहा है। इन्हीं मिशनों के साथ नासा अपोलो 11 में पहली बार किसी इंसान को चांद तक भेजने में कामयाब होता है। इसी मिशन के साथ नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान भी बन जाते हैं। इसके बाद नासा अपोलो 12 मिशन भी लॉन्च करता है और नासा का ये मिशन भी सक्सेसफुल मिशन रहता है। इन दोनों मिशनों में इंसान सही सलामत धरती पर लौट आते हैं। इसके बाद बारी आती है अपोलो 13 की, जिसे 11 अप्रैल 1970 को चांद पर जाने के लिए लॉन्च किया गया। पृथ्वी से चांद तक जाने के लिए इन अपोलो स्पेसक्राफ्ट को लगभग 4 से 5 दिन का समय लगता है और लॉन्च के करीब 55 घंटे बाद ही अपोलो 13 भी अपना आधा रास्ता कवर कर चुका था। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स बड़े ही खुश थे। इन्होंने पृथ्वी पर भेजने के लिए 55 मिनट का एक ब्रॉडकास्ट भी शूट किया, जिसे देखकर पता चलता है कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। इस ब्रॉडकास्ट के खत्म होने के कुछ देर बाद एक एज यूजुअल नॉर्मल सा रूटीन चेकअप होता है। मिशन कंट्रोल सेंटर से एस्ट्रोनॉट्स को एक कमांड आता है, क्रायो स्टेट, जिसका मतलब था कि आप उन पंखों को चालू कर दीजिए जो सर्विस मॉड्यूल में रखे हुए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ठंडा होकर जमने से बचाते हैं। लेकिन ये क्या, आज इस बटन को दबाते ही एक जोर का धमाका हुआ और किसी को भी ये नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। और देखते ही देखते वहां मीटर पर दिख रही सभी सुइयां इधर उधर होने लगती हैं और कई अलार्मिंग सिस्टम बजने लग जाते हैं। हॉस्टन में बैठे नासा के लोगों के पास बस एक मैसेज आता है कि हमें मदद की जरूरत है, और बस यहाँ हॉस्टन में बैठे लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ का डाटा कुछ अलग ही दिखा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा डरावना डाटा था ऑक्सीजन टैंक के खाली होने का। इसे देखकर उन्हें पता चलता है कि रॉकेट के सर्विस मॉड्यूल में ब्लास्ट हुआ है। दरअसल किसी भी स्पेसक्राफ्ट का 3 हिस्सा होता है, जो लूनर मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। इसका पहला हिस्सा है कमांड मॉड्यूल, जो स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा होता है जिसमें अंतरिक्ष यात्री बैठकर अपना सारा काम करते हैं, और इसका साइज भी काफी छोटा होता है, सिर्फ 11 फीट लंबा और 13 फीट चौड़ा। वापस धरती पर आते समय भी केवल यही हिस्सा धरती पर नीचे आता है, क्योंकि इसमें ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को पार कर पाने की क्षमता होती है। इसका दूसरा हिस्सा है लूनर मॉड्यूल, जो मकड़ी के तरह दिखने वाला नीचे का हिस्सा होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवाने और वापस ऑर्बिट में घूम रहे स्पेसक्राफ्ट तक ले जाने में मदद करता है। और स्पेसक्राफ्ट का तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा सर्विस मॉड्यूल होता है, जहां ये ब्लास्ट हुआ था। यही अंतरिक्ष यात्रियों के ऑक्सीजन सप्लाई का मेन हिस्सा था, जहां एस्ट्रोनॉट्स के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 2 ऑक्सीजन टैंक मौजूद थे। ये ब्लास्ट तो एक ऑक्सीजन टैंक में ही हुआ था और इसकी वजह से दूसरे ऑक्सीजन टैंक में एक छेद हो गया था, जिस कारण अब उससे भी ऑक्सीजन गैस लीक हो रही थी। इस समय यह स्पेसक्राफ्ट धरती से 3,33,000 किलोमीटर दूर था। तभी नासा की टीम इन एस्ट्रोनॉट्स के चांद पर उतरने के मिशन को अबॉर्ट करती है और इन एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस कैसे लाया जाए इस मिशन में लग जाती है। धरती पर वापस आने का इन्हें अब सिर्फ एक तरीका दिखता है,
कि इस स्पेसक्राफ्ट को चांद के ऑर्बिट का एक चक्कर लगाकर वापस घूमना होगा, क्योंकि इस ब्लास्ट के बाद अब कमांड और सर्विस मॉड्यूल को वापस आने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो ये हिसाब लगाया गया कि लूनर मॉड्यूल में लगे इंजन की मदद से कुछ बर्न करके इस स्पेसक्राफ्ट को सही रास्ते पर रखा जाएगा और मून की ग्रेविटी की हेल्प से इसे वापस मोड़ लिया जाएगा। अब कमांड मॉड्यूल में कुछ ही देर की पावर बचती है और एस्ट्रोनॉट्स को कमांड मॉड्यूल की पावर बंद करके लूनर मॉड्यूल में जाना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री के दौरान इन्हें कमांड मॉड्यूल की पावर की जरूरत पड़ने वाली थी। दरअसल मिशन के लास्ट स्टेज में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत ही स्पीड से दाखिल होता है, जिसे री एंट्री कहते हैं, और री एंट्री को झेलने की कैपेसिटी सिर्फ कमांड मॉड्यूल में ही रहती है। उसी में उसके सारे मैकेनिक्स थे और उस दौरान उसका चालू होना बहुत ही जरूरी था। अब लूनर मॉड्यूल में जाने के बाद इनके सामने कई परेशानियां आती हैं, जैसे कि इसे बस 2 लोगों के लिए और सिर्फ 20 घंटे का समय बिताने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन यहाँ 3 लोग थे और इन्हें इसमें 3 से 4 दिनों का समय बिताना था। और लूनर मॉड्यूल के इंजन को भी इस तरह नहीं बनाया गया था कि इसे बार बार बर्न किया जा सके, क्योंकि इसे सिर्फ चांद पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ही बनाया गया था। तो आगे होने वाले बर्न को ये झेल पाएगा भी या नहीं, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। अब लूनर मॉड्यूल में पहला बर्न किया जाता है ताकि इसे मून की दूसरी साइड ले जा सके, और अब ये धरती से 4,171,000 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, जो कि आज भी रिकॉर्ड बना हुआ है। इसके बाद इसका दूसरा बर्न किया जाता है ताकि ये स्पीड से धरती की ओर आ सके, क्योंकि इनके पास अब ज्यादा ऑक्सीजन नहीं बचा था। आगे के लिए इन्हें इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाना होता है, जिस वजह से ये सारे इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से स्पेसक्राफ्ट में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो इतनी बढ़ती है कि इनके खाने के सामान तक जम जाते हैं। और जैसे तैसे ये 3 दिन बिताते हैं। अब 4 दिनों बाद जब ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के पास पहुंचता है, तब इन्हें एक और बर्न करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये अपने रूट से भटक रहा था। और यहाँ एक अच्छी बात ये होती है कि लूनर मॉड्यूल ये तीसरा बर्न भी झेल लेता है। अब तीनों एस्ट्रोनॉट्स वापस से कमांड मॉड्यूल में चले जाते हैं, क्योंकि वही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को झेल सकता था, और बैटरी पावर की मदद से कमांड मॉड्यूल चालू हो जाता है। अब सबसे बड़ी परेशानी थी बिना सर्विस मॉड्यूल के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करना, क्योंकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते समय स्पेसक्राफ्ट के कमांड मॉड्यूल को एक खास तरह के एंगल पर रखना होता है, नहीं तो स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट भी हो सकता है या फिर बाउंस बैक भी कर सकता है। किसी तरह हॉस्टन में बैठे साइंटिस्ट जोड़ घटाव करने के बाद उनको मैनुअली एंगल सही करने के लिए कहते हैं, लेकिन तब तक स्पेसक्राफ्ट का नीचे से संपर्क टूट जाता है। थोड़ी देर बाद अब उस स्पेसक्राफ्ट को पैसिफिक ओशियन में एक तय जगह गिराना था, इसलिए अब सबकी निगाहें आसमान में टिकी थी। फिर थोड़ी देर बाद पैराशूट के साथ सबको आसमान में कुछ नजर आता है और सब खुश हो जाते हैं। थोड़े ही देर में उस जगह से उस अपोलो स्पेसक्राफ्ट को रेस्क्यू किया जाता है और फिर तीनों एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत निकाल लिया जाता है। इतने उतार चढ़ाव और परेशानियों के बीच भी इस मिशन में स्पेस में गायब हुए तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को बचा लिया गया। इसलिए चांद पर लैंड ना करने के बावजूद भी इस अपोलो 13 मिशन को लोग सक्सेसफुल फेलियर कहते हैं। दोस्तों, ये थी अपोलो 13 स्पेस मिशन की कहानी, जिसे स्पेस सर्वाइवल की सबसे डरावनी कहानियों में गिना जाता है। अगर आप सर्वाइवल की एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्लाइट 71 की मिस्ट्री पर हमने एक वीडियो बनाई है, उसे जरूर देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।